Hello, my dear students. Welcome back to my class. So let's start with our new session. Unit 3, Customer Services. Session 7, Dealing with Patients Attendant. जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं उनके साथ हॉस्पिटल में कैसे डील करना है. So सबसे पहले आता है आपके पास Communicating in an effective manner of the mode of communication used is a skill. Effective communication occur only the reliever understand the exact information or idea that the sender intend to ट्रांसमिट. सबसे पहले बेटा आप लोगों ने जब भी कोई बात करनी है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके वो इतने अच्छे होने चाहिए कि जो नेक्स्ट पर्सन जिसको आप कुछ भी बात समझा रहे हो उसको आपकी बात अच्छे से समझ आ सके. सिस्टमेटिकली कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट्स एंड देयर फैमिली रिजल्ट्स इन बेटर पेशेंट केयर एंड शॉर्टर हॉस्पिटल स्टेज. क्या होता है, अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वो हेल्प करेगा पेशेंट के लिए, क्योंकि जो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो भी पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है और पेशेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो क्या करेगा, पेशेंट को हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि जो केयर हम हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं वो केयर हम अच्छे से पेशेंट को घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर पेशेंट के साथ या पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो पेशेंट को रिलीव करके घर भेजा जा सकता है. ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है आपके पास, उसकी हॉस्पिटल में केयर हो रही है. सिर्फ क्या किया जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको रेगुलर बेसिस पे इंसुलिन की इंजेक्शन लगते हैं. तो जो पेशेंट होता है वो अपने इंजेक्शंस को खुद भी लगा सकता है. तो पेशेंट को या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को टीच किया जाता है इंजेक्शन के बारे में कि कैसे कैसे इंजेक्शन लगाना है, कितनी डोज में इंजेक्शन लगाना है. तो अगर वही बात है कि अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका समझाने का ढंग अच्छा होगा तो पेशेंट या फिर उसके रिलेटिव्स को वो बात अच्छे से समझ आ जाएगी और सिर्फ एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के लिए हॉस्पिटल में पेशेंट को नहीं रहना पड़ेगा, लॉन्ग स्टे नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है आपके पास रिस्पॉन्डिंग टू पेशेंट्स. The GDA should remember the following points while responding to patient and relatives during stressful situation. जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट होगा तो ज़रूर कब आता है पेशेंट हॉस्पिटल में, जब उसकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है. ठीक है, छोटी मोटी जैसे सर्दी जुकाम होता है, पेट दर्द है, सर दर्द है, तो उसके लिए क्या करते हैं, घर पे ही छोटे छोटे ट्रीटमेंट हम ले लेते हैं. जैसे हेडेक है तो हम क्या करेंगे, पैरासीटामोल ले लेते हैं. हल्का सा फीवर है तो पैरासीटामोल ले लेंगे हम. बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक है तो हम क्या डिस्प्रिन ले लेते हैं. ठीक है, या फिर हम लोग वो ले लेते हैं आपका सेराडोन ले लेते हैं. ठीक है, डिस्प्रिन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ब्लड को थिक करती है. तो क्या है बेटा, जब भी पेशेंट के ऊपर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी या फिर तो हमने क्या करना है, पेशेंट के रिलेटिव्स को कैसे कोई बात बतानी है इस सिचुएशन में, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो एक जीडीए को याद रखने चाहिए. जीडीए क्या है आपके पास, जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट. सो द फर्स्ट रूल इज टू अवॉइड taking the behavior personality. Remember that the most cases patient or her relatives are speaking due to fear and not being internally एग्रेसिव. क्या होता है बेटा, जैसे ही पेशेंट की कंडीशन के बारे में पेशेंट के रिलेटिव्स को या फिर पेशेंट को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं. तो उनके अग्रेसिव होने का कारण ये नहीं होता कि वो पेशेंट की बीमारी से अग्रेसिव, एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं कि अब हमारे पेशेंट को ये बीमारी हो गई है तो अब हमें इस बीमारी से कैसे डील करना है. तो उसके पीछे उनका कोई मोटिव नहीं होता है, वो घबरा जाते हैं जिसकी वजह से वो अग्रेसिव हो जाते हैं. फोकस ऑन द डेवलपिंग द थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट्स फैमिली. आपने क्या करना है, पेशेंट की फैमिली के साथ देखना है कि आप किस ढंग से उनको कोई भी बात बता सकते हो. तो उनके साथ आप लोगों का रिलेशन ऐसा बनाना है कि आप कोई भी उनको बात बोलो तो उनको अपने फेथ में आप ले सको. बी पेशेंट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लिसन. बी क्या करना है, सबसे पहले काम होके पेशेंट के रिलेटिव्स की बात को सुनना है. पेशेंट के जो रिलेटिव्स है या फिर पेशेंट है वो पेन में होंगे तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपने उनके साथ वाइस वर्सा लड़ाई में नहीं फंसना है. क्या करना है, पेशेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स की बात को अच्छे से सुनना है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Understand that the family members may feel that they are the only one who know how to care of the patient properly. जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं
वो क्या सोचते हैं कि जो हमारा पेशेंट है, जितनी अच्छी केयर हम अपने पेशेंट की कर सकते हैं, उतनी अच्छी केयर हमारे पेशेंट की कोई भी नहीं कर सकता है। एंड ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है। अब हॉस्पिटल में ज़रूरी थोड़ी ना है कि बुजुर्ग लोग ही हॉस्पिटल में जाते हैं, छोटे बच्चे भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, छोटे बच्चों के पेरेंट्स, कि जितनी अच्छी केयर मैं अपने बच्चे की कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उतनी अच्छी केयर कोई नहीं कर सकता। Take advantage of the attitude by making them feel they are valuable members of the patient's healthcare team. This in itself will reduce their stress and help them regain a sense of control in the positive way. क्या करना है, अगर आप लोगों को लगता है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो पेशेंट के रिलेटिव्स को पेशेंट से मिलने का टाइम देना है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो पेशेंट है और पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, उनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिस और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने सर पर ले लेते हैं। कोई भी अटेंडेंट पेशेंट के साथ नहीं रहता है, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो क्या करना है, पेशेंट को मिलने देना है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक जीडीए की है और एक हेल्थ केयर टीम मेंबर की है। दिस इन इटसेल्फ विल रिड्यूस देयर स्ट्रेस। जब आप उनको ऐसा करने दोगे तो नेचुरल सी बात है, उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। एंड हेल्प देम रिगेन द सेंस ऑफ कंट्रोल इन द पॉजिटिव वे। और उनमें एक जो है वो ताकत आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी अपने पेशेंट को देखने के बाद। मतलब जो भी आपने पेशेंट के बारे में बताया है, जब पेशेंट को वो देख लेंगे तो उनमें एक वो कंट्रोल आ जाएगा और एक वो पॉजिटिव वे से वो उस चीज़ को लेने लगेंगे। ऑफ यू कांट आंसर इफ़ यू कांट, यहाँ पे ऑफ नहीं इफ होना था, इफ़ यू कांट आंसर अ क्वेश्चन, फाइंड अ कलीग हु कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट। अगर आप लोगों को किसी बात का, जो आपके पेशेंट की रिलेटिव या फिर पेशेंट आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, आपको उसका आंसर पता नहीं है, फाइंड अ कलीग, अपने किसी सीनियर को या फिर अपने किसी के साथ के पर्सन को ढूंढिए, हु कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की प्रॉब्लम या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को सेटिस्फाई कर सकता हो। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, टू कम्युनिकेट विद पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स इफेक्टिवली इट इज़ एसेंशियल दैट यू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। वही बात आ गई कि जब भी आप लोगों ने पेशेंट से या फिर पेशेंट के रिलेटिव से बात करनी है, तो सबसे जो बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए वो आप में होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। द फॉलोइंग आर सम सजेशंस फॉर बिकमिंग अ बेटर लिसनर। कम्युनिकेशन क्या है बेटा, आपका जब आप एक दूसरे की बात को समझ रहे हो, तो समझोगे भी आप तभी जब आप, सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक अच्छा लिसनर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें आप लोगों को ईजी हो जाएगा। डू नॉट इंटरप्ट, टोकना नहीं है। पीपल हैव अ टेंडेंसी टू बिकम impatient while listening and cannot wait for the speaker to finish। क्या करते हैं, जब कोई दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हमने क्या करना है, इंटरप्ट नहीं करना है, बात बीच में किसी की बात को नहीं काटना है। जो वो बात कर रहे हैं उनकी बात को आराम से सुनना है। क्योंकि लोगों में क्या होता है, एक लोगों की आदत होती है कि वो आराम से पेशेंस के साथ किसी भी बात को नहीं सुन सकते, और जो भी बोलने वाला है, स्पीकर है, उसकी बात को फिनिश ही नहीं होने देंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई बात, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर आप लोग अच्छे कम्युनिकेटर हो तो दूसरा फ्रेंड आपकी बात को अच्छे से सुनेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो, तो दूसरा पर्सन आपकी बात को हाँ हूँ करके ही जल्दी से उस बात को ख़त्म करने की सोचेगा। डू नॉट जंप कंक्लूजन्स। क्या करना है, बात खत्म होने से पहले ही उसके रिजल्ट पर नहीं आना है, कंक्लूजन पे नहीं आना है। डू नॉट अज्यूम दैट यू नो द स्पीकर इज गोइंग टू से। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे पता है कि अब जो स्पीकर है वो क्या कहने वाला है। डू नॉट अज्यूम, ऐसा नहीं सोचना है दैट यू नो द स्पीकर इज गोइंग टू से, कि जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है। अलाउ हिम और हर टू कम्युनिकेट हिज मैसेज एंड देन से whatever you wish to say about the idea, issue और problem। जो भी पर्सन है, ठीक है, फीमेल है या मेल है, उसको क्या करने देना है, let her complete his sentence। उस जो भी वो बात कर रहा है, उसे उस बात को, अपने मैसेज को कंप्लीट करने देना है। एंड देन से whatever you wish to say, उसके बाद आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हो। अबाउट योर आइडिया, इशू और प्रॉब्लम।
जो भी आपके उस प्रॉब्लम को लेके आपके सॉल्यूशंस हैं, आपके आइडियाज़ हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, ज़रूरी नहीं है आप अच्छी बातों के ऊपर ही कम्युनिकेट करते हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बिग इश्यूज भी होते हैं जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम को अपनी को डिस्कस करना पड़ता है। एक एग्जांपल देती हूँ, हॉस्पिटल का एग्जांपल देती हूँ प्रॉब्लम के लिए, कि पेशेंट है, पेशेंट के रिलेटिव्स से जब भी कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है किसी भी सर्जरी से पहले, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि सर्जरी से पहले आपने कंसेंट साइन करवाया कि आप लोगों ने कोई सर्जरी करनी है, ठीक है, लेकिन वो माइनर सर्जरी ना होकर आप लोगों ने, हॉस्पिटल के स्टाफ ने क्या कर दिया, गलती से वो कंसेंट फॉर्म नहीं रीड किया, ठीक है, और वो कोई बिग सर्जरी कर दी, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे करना है कि आप लोगों ने पहले पेशेंट या फिर उसके रिलेटिव्स की बात को आराम से सुनना है, इंटरप्ट उनको बीच में नहीं करना है। आस्क क्वेश्चंस, आस्क गुड क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड फीडबैक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं, जिन क्वेश्चंस में लगे आप लोगों को कि ये क्वेश्चन यूजफुल है, एंड प्रोवाइड फीडबैक। उसके बाद आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है। अब आ जाता है बेटा इसी में, इसी सेशन के अंदर एक जो आता है वो आता है एंगर। एंगर क्या होता है? गुस्सा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक में केयर ऑफ जो आपका टॉपिक है कि हाउ टू टॉक पेशेंट रिलेटिव वॉट जो भी था ये, कि कैसे, तो इसमें एंगर मैनेजमेंट का क्या है, या कॉज क्यों इसमें एंगर के आ रहे हैं। तो बेटा क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पेशेंट के रिलेटिव्स या फिर पेशेंट उस चीज़ को लेने के, जो भी आप बीमारी बता रहे हो, जो भी आप पेशेंट के साथ बात बता रहे हो, शायद वो उस चीज़ को लेने के लायक ना हो। उस वजह से क्या होगा, एंगर आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। सो क्या क्या कारण होते हैं एंगर के? एंगर कुड बी कॉज्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल। जो एंगर है वो आपका, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल कॉज आर टू डू विद द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नल कॉज आर टू विद द फैक्टर आउटसाइड द इंडिविजुअल। जो आपके कॉज ये है, एंगर है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। इंटरनल क्या होता है? जो अंदर से गुस्सा आता है, और एक्सटर्नल होता है जिसको आप बाहर शो करते हो। इंटरनल एंगर में क्या होता है, बाहर अपने गुस्से को नहीं निकालते हो, और एक्सटर्नल में क्या होता है कि कई बार हाथापाई भी शुरू हो जाती है। तो क्या क्या इसके कॉजेजेस हो सकते हैं? नेगेटिव सेल्फ टॉक। जैसे बाई चांस आपको किसी प्रॉब्लम का पता चलता है, यहाँ पर मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल ना दे के आपके पर्सनल जो हमारे एक्सपीरियंस है उनके एग्जांपल देती हूँ। बाई चांस स्कूल में कोई टेस्ट होना है तो, या फिर कोई पेपर होना है, तो हम पेपर से पहले ही जो है नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो होती है नेगेटिव सेल्फ टॉक, जिसकी वजह से हम बहुत ही वीक पड़ जाते हैं। ब्लेमिंग, और फिर हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा साल पढ़ाई नहीं करेंगे, उसके बाद हम लास्ट वाले डे अगर घर पे बाई चांस कोई गेस्ट आ गए तो हम उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड भी आपको इनके साथ को रिलेट करती हूँ एग्जांपल्स को। नेगेटिव सेल्फ टॉक, बाई चांस कोई पेशेंट है, उस पेशेंट के रिलेटिव्स को पता चला कि उनके पेशेंट को कैंसर है, तो वो क्या करेंगे, वो आपस अपने में ही नेगेटिव सेल्फ टॉक लग जाएंगे करने की। हाँ, ये क्यों हुआ होगा, शायद वो उस टाइम पे उनको बीमारी पहले भी हुई थी, उनको ऐसा हुआ था लेकिन हमने नहीं दिखाया, तो शायद ये हमारी गलती है। बट ऐसा नहीं होता है। ब्लेमिंग, हम अपने आप को ब्लेम लग जाते हैं करने। टेकिंग थिंग्स पर्सनली, कोई भी चीज़ है उसे हम पर्सनली लेने लग जाते हैं। बाई चांस देखो, मैं स्कूल जैसे आपका क्लास का एग्जांपल देती हूँ, कि अगर आप लोगों ने टेस्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ यार काश मैं पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता मेरा टेस्ट में। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में क्या चीज़ है इसकी, कि अगर हम पेशेंट को पहले अपने हॉस्पिटल दिखा लेते तो शायद ये कंडीशन ना होती। अज्यूमिंग, हम एक्स्ट्रा अज्यूम लग जाते हैं करने। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जो बात होती भी नहीं है, जिस चीज़ का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, या फिर जो प्रॉब्लम ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में भी हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एंगर का बहुत बड़ा कॉज है। ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है। टेकिंग ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि ड्रग्स आपकी जो है वो जो नशा है वही है। ड्रग्स का मतलब आता है जो आपकी आप डोज, जो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, आप उनका भी एक्स्ट्रा डोज कर लेते हो, तो वो भी आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इन्वॉल्वमेंट इन फाइट्स, जब एंगर होगा तो क्या होगी, फाइट्स में इन्वॉल्वमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड फीलिंग आउटरीच,
और हम बहुत ही अकेला या फिर बहुत ही अलोन महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। अब आ जाती है आपके पास एंगर मैनेजमेंट। जो आपकी एंगर मैनेजमेंट है, मतलब जब गुस्सा आता है तो आपने अपने आप को या फिर पेशेंट को या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को कैसे काम करना है। टेक टाइम आउट फ्रॉम योर रूटीन वर्क एंड रिलैक्स। क्या करना है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, ठीक है, जॉब का एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब कल को अगर आप एज अ जीडीए ज्वाइन करते हो और आपको लगता है कि आजकल वर्कलोड बहुत है और आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, टेक अ हॉलीडे, छुट्टी ले लो और रिलैक्स करो। ठीक है, रूटीन जो डेली रूटीन है उससे थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो। और सबसे ज़रूरी होता है अपने आप को टाइम देना। तो छुट्टी लेके क्या करना है, अपने आप को टाइम देना है। टेक डीप ब्रीथ्स। अगर आपको हॉस्पिटल में गुस्सा आ गया है तो क्या करना है, डीप ब्रीथ्स लेनी है। डीप ब्रीथ्स क्या होता है, लंबी लंबी सांसें। ये सब जो एंगर मैनेजमेंट है मैंने आपको पहले सेशंस में भी करवाई हुई है। काउंट टू 10, मेंटली अपने मन में 1 to 10 काउंटिंग करनी है। आप इसे स्पीड जल्दी जल्दी भी कर सकते हो और स्लोली भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लुक फॉर समवन विथ whom you will be comfortable enough to express yourself। और उस टाइम पे अपने किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना है या ऐसे पर्सन से किसी से बात करनी है जिसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, जिसके साथ आप अपनी मन की कोई भी बात कर सकते हो। वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जिसके साथ भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो उनके साथ आप लोगों ने वो बातें शेयर करनी है। क्योंकि जब हम वॉमिट आउट कर देते हैं, जो भी हमारे मन में चल रहा है, हम किसी को बता देते हैं तो हम बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। बी ओपन टू डिस्कस योर ओन वर्ड्स एंड एक्शंस दैट हर्ट्स एट हर्ट्स। जो भी आप लोगों को चीज़ें हर्ट कर रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपने अपने फ्रेंड से या फिर अपने स्पाउस से या फिर अपने सिबलिंग से डिस्कस करनी है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड अदर व्हेन यू सी दैट देयर इज़ अ चांस ऑफ बीइंग हर्ट। जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस वजह से मैं हर्ट होऊंगा या होंगी, तो वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ही ज़रूरी है और वहाँ पर अपने लिए आप लोगों ने स्टैंड लेना है। स्टॉप हर्टिंग पीपल विथ योर एक्शंस एंड वर्ड्स। और जहाँ पर आपको लगता है कि लोग आपकी वजह से हर्ट, मतलब लोगों की वजह से आप हर्ट हो रहे हो, तो लोगों को वहीं पर स्नब कर देना है। स्टॉप हर्टिंग पीपल विद योर एक्शंस एंड वर्ड्स, ताकि लोग आपको आपके एक्शंस एंड वर्ड्स के साथ हर्ट ना कर सके। ठीक है, ये था बेटा आप लोगों का आज का सेशन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।